नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई बुक्स नहीं पढ़तो बल्कि उनके बारे में बातचीत करता है। आज हम बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खासतौर पे स्रोत सामग्री के पहले अध्याय पर। हमारा मकसद है कि इस शुरुआती चैप्टर से मतलब जो ज़रूरी जानकारी है उसे निकालें, समझे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और आज कहाँ है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले से, प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी जिसे कह सकते हैं। सोचिए कोई 10,000 साल पहले, जब शुरुआती किसानों ने मतलब गेहूं और जौ जैसी फसलें चुन चुन कर उगाना शुरू किया। हाँ, और उसी समय अफ्रीका में वो भेड़, बकरी, मवेशियों को पालतू बना रहे थे। बिल्कुल, ये एक तरह से चयनात्मक प्रजनन यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की अनजाने में हुई शुरुआत थी। सही। और ये दिलचस्प है कि असल में ये जीवित चीजों के गुणों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की पहली कोशिश थी, भले उन्हें इसके पीछे का विज्ञान न पता हो। फिर मध्य युग में वो फर्मेंटेशन वाला उदाहरण तो है ही। हाँ, क्लासिक है वो तो, ब्रेड, पनीर, वाइन, बियर बनाना। और सिर्फ यूरोप नहीं, हाँ, चीन में भी 4000 ईसा पूर्व से सोया सॉस, किण्वित सब्जियां, ये सब। बिल्कुल। और मिस्र वाले सिरका बना रहे थे। अच्छा, 2000 ईसा पूर्व तक। हाँ। फर्मेंटेशन की बात करें तो बियर शायद 6000 से 5000 ईसा पूर्व के बीच अनाज से बनी होगी। और वाइन, वो तो शायद ऐसे ही बन गई होगी। हाँ, लगता तो यही है। अंगूर के रस में यीस्ट मिल गया होगा बस। लेकिन इसको वैज्ञानिक आधार मिला लुईस पास्चर से 1850-60 के दशक में, जब उन्होंने बताया कि ये सब छोटे छोटे जीव करते हैं। सूक्ष्म जीव। एग्जैक्टली उन्होंने साबित किया कि फर्मेंटेशन के पीछे यही सूक्ष्म जीव हैं। इसने पूरी समझ ही बदल दी। और फिर 19वीं सदी आई, औद्योगिक क्रांति। तब ग्लिसरॉल, एसीटोन, ये सब बनने लगे फर्मेंटेशन से। हाँ, और पहले विश्व युद्ध ने तो इसे और तेज कर दिया। हाँ, जर्मनी को ग्लिसरॉल चाहिए था विस्फोटकों के लिए। और फिर दूसरे विश्व युद्ध में पेनिसिलिन की जरूरत पड़ी, बड़े पैमाने पर। तो उससे फिर वो आधुनिक फर्मेंटर मतलब बायोरिएक्टर बने। बिल्कुल, उसी जरूरत ने आविष्कार करवाया। ये सब तो थे व्यावहारिक अनुप्रयोग, लेकिन जो असली नींव है आधुनिक बायोटेक की, वो 18वीं और 19वीं सदी की वैज्ञानिक खोजों में है। जैसे वो माइक्रोस्कोप। हाँ, ज़कारियास जेन्सेन का पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर रॉबर्ट हुक ने वो सेल्यूला यानी कोशिका शब्द दिया। ल्यूवेनॉक ने जीवित चीजें देखी माइक्रोस्कोप में, एनिमैल्क्यूल्स। सही। और श्लेडन और श्वान का कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, ये सब बड़े कदम थे। और वो विर्चो का सिद्धांत भी तो था कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। हाँ, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला 1858 में इसने जीवन की निरंतरता को समझने में मदद की। और फिर 20वीं सदी, सबसे बड़ा मील का पत्थर तो शायद डीएनए ही था। बिल्कुल, 1952 हर्शे और चेज का प्रयोग, पक्का हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और अगले ही साल वॉटसन और क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल। हाँ, उसने तो जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल दिए। यहीं से फिर आधुनिक बायोटेक ने रफ्तार पकड़ी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब हम सिर्फ जीवों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके जेनेटिक कोड को मतलब समझ रहे थे, बदल रहे थे। तो ये तो इतिहास और विज्ञान हुआ, लेकिन आज हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर है? चिकित्सा से शुरू करें। चिकित्सा में तो बायोटेक का असर जबरदस्त है। आप देखिए, बीमारियों के निदान के लिए किट्स हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स। हाँ, फिर आरएडीएनए तकनीक से बनी दवाएं जैसे इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन जो डायबिटीज के लिए है, वो बैक्टीरिया में बनाते हैं। हाँ, ई कोलाई जैसे होस्ट सिस्टम में। इसी तरह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, या फिर वो ट्रांसजेनिक बकरियों के दूध से एंटीकोएगुलेंट बनाना, खून का थक्का रोकने वाली दवा। वाह। और जीन थेरेपी की भी बात होती है काफी। बिल्कुल, चीन ने तो 2003 में ही कैंसर के लिए एक जीन थेरेपी जेंडिसिन को मंजूरी दे दी थी। अच्छा, 2003 में। तो ये तो दिखाता है कि हम कैसे जेनेटिक लेवल पर इलाज की तरफ जा रहे हैं। सही। अब कृषि की बात करें। कृषि में भी तो क्रांति आई है। फसल सुधार मतलब ऐसी फसलें जो कीड़े मकोड़ों से लड़ सकें, सूखा झेल सकें, या जिनमें पोषण ज्यादा हो, शेल्फ लाइफ लंबी हो। जीएमओस का जिक्र आता है इसमें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे आम उदाहरण है बीटी कॉटन। हाँ, वो कीड़े वाला बॉलवर्म। वही,
उसमें एक बैक्टीरिया का जीन डाला गया है जो उसे बचाता है। या फिर गोल्डन राइस है, जिसमें विटामिन ए ज्यादा होता है। हाँ, बीटा कैरोटीन, कुपोषण से लड़ने के लिए। वायरस प्रतिरोधी पपीते भी बने हैं, काफी सफलताएं हैं। और दूसरे क्षेत्र भी तो हैं, जैसे मैंने सुना है पौधों में टीके या एंटीबायोटिक्स उगाने की कोशिश हो रही है, एडिबल वैक्सीन। हाँ, उस पे काम चल रहा है, पशुओं के लिए। और बायोफ्यूल है, बायोएथेनॉल, बायोडीजल, इनकी प्रक्रिया भी बायोटेक से सुधर रही है। और पर्यावरण, वहां कैसे मदद मिलती है? वहाँ बायोरिमीडिएशन है, मतलब जीवों का इस्तेमाल करके प्रदूषण साफ करना। अच्छा। हाँ, और बायोसेंसर्स भी हैं, जैसे खास तरह के ई कुलाई बैक्टीरिया जो पानी में पारा जैसी भारी धातुओं का पता लगा सकते हैं। उनमें लक्स जीन होता है तो वो चमकने लगते हैं। कमाल है। और भारत कहाँ है इस सब में? भारत का बायोटेक उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, खासकर बायोफार्मा में। हम टीकों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। और कृषि में? बायो एग्री में भी। जीएम फसलों के क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में चौथे नंबर पे हैं, तो स्कोप तो बहुत है। तो मतलब हजारों साल पहले वो गेहूं चुनने से लेकर आज तक जीन थेरेपी और जीएम फसलें, कितना लंबा और अद्भुत सफर रहा है ये। हाँ, और इसने जिंदगी के लगभग हर पहलू को छुआ है, स्वास्थ्य, भोजन, पर्यावरण। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे विज्ञान और तरक्की करेगा, बायोटेक्नोलॉजी भविष्य में हमारे सामने और कौन सी नई संभावनाएं लाएगी। और शायद चुनौतियां भी। हाँ, चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी, ये देखना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया एआई बुक वर्ड्स देखने के लिए। मिलते हैं अगली बुक एडवेंचर